साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल और मंगल से होंगे और सभी साथी विद्यालय समयोपरांत अपने अपने आवास और घर पर पहुंच चुके होंगे। और इस मामले में जो अपने 69,000 शिक्षक भर्ती की मामले की जो सुनवाई आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हुई थी, उसका संपूर्ण सार और उस सुनवाई में जो जो चीजें घटित हुई हैं, उन सब बिंदुओं पर एक चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। जो भी साथी जुड़ेंगे वो उनसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर कर देंगे और बस जस्ट कुछ 5-10-15 सेकेंड हम लेंगे। इसके बाद जो भी साथी जुड़ जाएंगे वे इस बात को पूरा कंप्लीट सुनेंगे और सुनने के बाद में सभी साथियों के साथ साझा कर देंगे, जिससे सभी साथियों को सारी बातें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। और चूंकि बहुत सारे कंफ्यूजन फैल जाते हैं और तमाम सारे साथी जो है वो पैनिक क्रिएट करने का काम करते हैं बीच बीच में, चाहे वो पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो किसी भी पक्ष से आते हों। तो उस पैनिक, वास्तविकता और अनुमान और अटकलें, इन सब का समीचीन सार आपके बीच में साझा करने के लिए मैं पुनः एक बार आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आज अपने 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची विवाद की मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस भट्टी और जस्टिस अंजारिया जी की बेंच में लगी हुई थी। चूंकि कल हमने आपको स्पष्ट किया था कि टीम की तरफ से राघवेंद्र भाई और रवि भाई वहां पर मौजूद रहेंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं, चूंकि टीम के ही साथियों के साथ में कुछ सीएल और मेडिकल और इसकी तमाम समस्याएं रहती हैं, तो ब्रीफिंग में मैं वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसके ब्रीफिंग के बाद में मैं यहां पर निकल आया था और रवि भाई और राघवेंद्र भाई वहां पर मौजूद थे। आज टीम की तरफ से अधिवक्ता के रूप में साहिल टेगोत्रा सर और एवार्स जो है वो माननीय बेंच में मौजूद थे। सीनियर एडवोकेट की जो है आज सीनियर एडवोकेट की तरफ पे भटनागर सर आए थे, लेकिन हमने सिर्फ उन्हें इन केस सिनेरियो के लिए बुला रखा था। हम उनको प्रॉपर तौर पर इसलिए लेकर के नहीं आए थे कि प्रॉपर बहस आज जो है मेरिट पर कराई जाए, क्योंकि मेरिट पर बहस होने के लिए संभावनाएं ना के बराबर थी और बेंच के सामने आज 142 या मेरिट, दो में से एक ऑप्शन डिसाइड होना था। इसके बाद बात आती है जब मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई शुरू होने के साथ में चूंकि मामला 13 नंबर जो मामला लगा हुआ था वो काफी लंबा चल रहा था। 13 नंबर चलने के कारण जब अधिवक्ताओं की अधिकता हो गई तो बेंच ने एक हल्के फुल्के अंदाज में ये टिप्पणी करी कि बैच मैटर है 69,000 का, इस वजह से जो भी अधिवक्ता है बाहर कोर्ट रूम के बाहर वेट करें, ताकि 13 नंबर खत्म हो जाए, जब 14 नंबर का बुलावा आएगा तब अधिवक्ता कोर्ट में आकर के अपनी बात जो है रखेंगे। फिर मामला अपना टेकअप हुआ 13 नंबर के खत्म होने के बाद में लगभग 11:30-12 बजे के आसपास में। कालरा जी जो नोडल काउंसिल बनाए गए थे पिछली बेंच के द्वारा, उनके द्वारा ये कोर्ट को अवगत कराया गया कि पिछली बेंच में जो सुनवाई हुई थी वो 142 के इस्तेमाल तक आई थी और उस 142 के इस्तेमाल के तौर पर मामले का निस्तारण होने की तरफ यह सुनवाई अग्रसर थी। कोर्ट के द्वारा चूंकि अब उसी में दोनों पक्ष की तरफ से अधिवक्ताओं के आपसी में जो है बात होने लगी और कुछ आज तीसरे पक्ष भी मौजूद थे, जैसे ईडब्ल्यूएस और नॉन सिलेक्टेड यूआर। इस तरीके से फिर कोर्ट ने अपने डेकोरम की बात करी और कोर्ट ने कहा कि हम प्रेफरेंस देंगे कि हमें पहले पिटिशनर को सुनना है, पहले रिस्पोंडेंट को सुनना है, पहले किस साइड को सुनना है। कृपया अधिवक्ता आपस में यह तय ना करें और कोर्ट की डेकोरम को मेंटेन करें। स्टेट की तरफ से आज भाटी मैम जो है उपस्थित रही उस सुनवाई में। इस स्टेट के अपीयरेंस के बाद में बेंच को नोडल काउंसिल कालरा जी की तरफ से अवगत कराया गया कि भर्ती 2018 में शुरू हुई, 2020 में नियुक्तियां पूर्ण हुई। एएसजी के सबमिशन में एएसजी यानी स्टेट के द्वारा यह बात स्वीकार की गई कि हमारे पास कुछ रिक्तियां शेष हैं जिन पर हम एलिजिबल कैंडिडेट को अवसर देने के लिए तैयार हैं, और इसके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे, जो स्टेट का सबमिशन था, जो काला जी की तरफ से फाइल 142 का आईए एप्लीकेशन था, वो उन्होंने कोर्ट में अपने ऑन डायस भी सबमिट किए, पहले भी सबमिट रहा होगा रजिस्ट्री के पास। एएसजी के सबमिशन में उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, वो एएसजी के सबमिशन में यह बात लिखी हुई थी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको देंगे और इस मामले को भविष्य के किसी मामले में नजीर की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह बात नोडल काउंसिल ने इस बेंच को बताई, चूंकि आज बेंच चेंज हो गई थी और नए बेंच में मामले की सुनवाई लगी हुई थी। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस और यूआर नॉन सिलेक्टेड के अधिवक्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि जो मामले हैं, चाहे वो पिटिशनर साइड हो चाहे वो रिस्पोंडेंट साइड हो, इनमें आपस में भी कई कैटेगरियां हैं। मतलब सिलेक्टेड यूआर भी गया है, सिलेक्टेड जनरल रिजर्व भी गया हुआ है, सिलेक्टेड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स भी गए हुए हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं। तो इनके द्वारा यह सलाह दिया गया
कि पेटिशनर साइड और रिस्पोंडेंट साइड इनको भी कैटेगराइज किया जाए और सबकी कैटेगरी बना करके उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके मामले को सुना जाए। बेंच ने अब इसके बाद बात आई कि किसको अधिकृत किया जाए, पिटिशनर साइड से किसी को अधिकृत कर दिया जाए या नोडल रिस्पोंडेंट साइड से अधिकृत कर दिया जाए, जो ये कैटेगराइजेशन कर सके समस्त याचिकाओं का या समस्त जितने लोग उस मामले में संलग्न हैं उनका। उस परिस्थिति में बेंच के द्वारा यह कहा गया कि वर्गीकरण करने के लिए सर्वोच्च या सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है वो स्टेट है और स्टेट की तरफ से भाटी मैम प्रेजेंट है, तो भाटी मैम ये वर्गीकरण कर दें। भाटी मैम के द्वारा यह कहा गया कि मिलॉर्डशिप मैं ऑनलाइन जुड़ी हुई हूं और मैं जिनकी तरफ से अपीयर होती हूं या जो मेरे प्रतिनिधि के तौर पर कोर्ट रूम में मौजूद हैं, अंकित गोयल साहब, वो वहां पर मौजूद हैं, वो ये रिकॉर्ड्स ले लेंगे और वो वर्गीकरण करके माननीय न्यायालय को अवगत करा देंगे। बेंच ने कहा, चूंकि मामला लंच की तरफ बढ़ आया था, बेंच ने कहा आफ्टर लंच 2 बजे हम इस मामले को पुनः टेकअप करेंगे और तब हम बताएंगे इसका वर्गीकरण कैसे करना है या बाकी चीजें कैसे करनी है। इसके बाद में आफ्टर लंच 2 बजे फिर मामला टेकअप हुआ। मामला टेकअप होने के बाद नोडल के द्वारा माननीय बेंच को यह बताया गया कि कुल जितनी याचिकाएं पड़ी हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी की पड़ी हों, उनमें से लगभग 39, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरा प्रयास यह रहेगा 40 से 45 सहमतियां चली जाएं, तो नोडल काउंसिल के द्वारा यह बताया गया कि 39 सहमतियां दर्ज हुई हैं जो इस बात पर सहमत है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए और इस विवाद का पटाक्षेप करके जो सीटें जिनको मिलनी हो उनको दे दी जाए। लेकिन बेंच ने यह कहा यदि 1% भी 19 कालरा जी का कहना था कि 99% सहमतियां हमें प्राप्त हुई हैं, तो बेंच का यह कहना था यदि 1% की भी असहमति है तो हमें उस 1% की बात को सुनना होगा। हम उस 1% को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका भी लीगल राइट बनता है, वो भी जुडिशियल पूरे प्रोसेस में पार्ट है और इन्वॉल्व हो चुका है। फिर नोडल काउंसिल के द्वारा बताया गया कि अपनी आईए जो उन्होंने 142 आर्टिकल 142 आईए एप्लीकेशन एक फाइल करी थी उन्होंने रवि कुमार सक्सेना में, वो उनके द्वारा ऑन डायस दी गई और उसके इंडेक्स से लेकर के बाकी बिंदुवार उन्होंने बताया किस याचिका के किस अधिवक्ता ने क्या सहमति देते हुए क्या सुझाव दिया है। बेंच ने कहा चूंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है और दोनों पक्षों से कई तरीके की कैटेगरी यहां पर मौजूद है, इस स्थिति में बेंच यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बेंच लगातार 3 के तीनों दिन इस मामले की सुनवाई करेगी और इस मामले को लिस्ट करने के लिए उन्होंने एक अधिवक्ता जो संभवतः ईडब्ल्यूएस की तरफ से थे, उनके द्वारा यह कहा गया कि संभव है कि कोई अधिवक्ता उस डेट पर उपस्थित ना रहे, इस तरीके से मिलॉर्डशिप इस चीज को कंसीडर कर लें। हालांकि ये बात ये मत मानिएगा मैं संभवतः कह रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस के अधिवक्ता थे, हो सकता है कोई अधिवक्ता हो, किसी एक अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि इस पर बेंच ने कहा कि 8 सितंबर से मामले की सुनवाई शुरू होगी, जो उपस्थित होगा उसको हम सुनेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, कोई फर्दर डेट आगे अलाउ नहीं करी जाएगी या किसी का एडजर्नमेंट मांगने पर एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में गोयल जी के अनुरोध पर, चूंकि अंकित गोयल साहब जो स्टेट के एओआर के रूप में उपस्थित रहते हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि मुझे कुछ समय लगेगा क्योंकि बहुत सारी बैच मैटर है और इसमें बहुत सारी याचिकाएं हैं, इस वजह से उन्होंने समय मांगा और उनके अनुरोध पर 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 15 की इस बेंच के द्वारा अपने मामले की लगातार सुनवाई के लिए। इस पूरे मामले का जो संपूर्ण सार था वो यही था, आज माननीय न्यायालय में यही इतनी घटनाएं घटित हुई हैं। इसके बाद में अब बात आती है जो सामान्य प्रक्रिया की बात है, इस पर जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, वो पैनिक ये क्रिएट हो रहा है कि टीमें क्या कर रही थी, किसके द्वारा क्या किया जा रहा था और क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। देखिए, आकलन और अटकलों पर मत जाइए, सर्वोच्च न्यायालय की डेकोरम को मेंटेन करते हुए जो बहस होगी, अब कैटेगराइजेशन होगा। कैटेगराइजेशन मैं फिर बता दे रहा हूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या इनकी जो सूची में लोग हैं, इनका कैटेगराइजेशन नहीं होना है। 18 मिनट की सुनवाई से 20 मिनट की सुनवाई से 22 मिनट की सुनवाई के वीडियो के बीच में आप देखेंगे, चूंकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वीडियो को हम प्रसारित नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में और तमाम जगहों पे आपको मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे, उसमें सुनेंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा है जो पिटीशंस फाइल हैं, जो कोर्ट ने गोयल साहब को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो पिटीशन फाइल है, पिटीशन का आप नंबर लिखेंगे, सामने एडवोकेट का जो अपीयर हो रहा होगा उसका नाम लिखेंगे, उसके सामने मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे, किस विवाद पर वो उपस्थित हो रहा है, उसके बाद में सामने आप जो है मतलब सूची बनाएंगे एक तरफ से, सबसे पहले रिजर्व, फिर यूआर,
फिर उसके बाद में मतलब ये सिलेक्टेड में दोनों का कैटेगराइजेशन करेंगे, फिर नॉन सिलेक्टेड में करेंगे, फिर आईए वालों को करेंगे, और बाद में जो है ऐसे लोग, क्योंकि कुछ लोग विपक्ष के द्वारा यह कहा गया कि हमको पार्टी नहीं बनाया गया था, इस वजह से हमको भी अलग से कंसीडर करा जाए। अब इसके बाद में ये उनके द्वारा कहा गया, इसके लिए गोयल साहब ने समय मांगा था 8 सितंबर का, और ये उन्होंने कहा, बेंच के द्वारा ये कहा गया, ये कैटेगराइजेशन करने के बाद, याचिकाओं का कैटेगराइजेशन करने के बाद आप कोर्ट मास्टर को इसे सबमिट कर देंगे। कोर्ट मास्टर को सबमिट करने के बाद जितनी पार्टी हैं, चाहे वो पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो, आप सभी पार्टियों को यह साझा कर देंगे। ये जब सभी पार्टियों को साझा हो जाएगा तो बेंच के द्वारा ये ऑन अ लाइटर नोट कहा गया कि फिर उस डेट पर कोई ये नहीं कह पाएगा मिलॉर्डशिप हमको साझा नहीं किया गया था, हमको अभी पार्टी सर्व किया जाए और हम अगली डेट पर तैयारी करके आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता होगी तो हम कोर्ट मास्टर को इंस्ट्रक्ट कर देंगे, उन 3 दिनों में अन्य किसी मामले को इस बेंच में नहीं लगाया जाएगा। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। मेरे जो अपने लीगल उस पर बता रहा हूं, कुछ इसमें 19-20 अगर रहता है तो जो साथी जुड़े रहे होंगे वो इस चीज को और ज्यादा क्लेरिफाई कर देंगे, इसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाए। इसके बाद में ये पूरा संक्षेप में सार रहा। अब जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद में एक विस्तृत तौर पर आप सबको बता दिया जाएगा उस ऑर्डर के तौर पर क्या क्या चीजें होंगी। और उन्होंने ये कहा है कि जिस भी पक्ष के जो भी अधिवक्ता हैं वो अंकित गोयल जी को ये अपनी याचिका नंबर और बाकी चीजें बता देंगे, चाहे ओरली बता देंगे या मैसेज कर देंगे या जैसे भी सूचित कर देंगे कि उनकी याचिका पर किस विषय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कौन सा अधिवक्ता किस संबंध में बात रखेगा। ये मुझे लगता है आज इस डेट पर क्या हुआ ये लगभग सभी साथियों को स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम मैन टू मैन वाली बात है, उसके लिए मैं आप सबसे ऑन बहुत ही हाँ विपिन भाई, 8 सितंबर से इस मामले की लगातार सुनवाई होने की संभावनाएं हैं। 8 को ही स्पष्ट हो पाएगा कि 8 के बाद 9, 10 मतलब जैसे उन्होंने कहा मंगलवार को मंगल बुध बृहस्पति लगातार सुन लेंगे, या एक मंगल को सुनने के बाद अगले हफ्ते के मंगल बुध बृहस्पति लगातार लगा देंगे। दोनों ही संभावनाएं न्यायालय के द्वारा खुली छोड़ी गई हैं। लेकिन अब जैसा आज बेंच का रुख था और जैसा केस का संभावनाएं बन रही थी, उस हिसाब से इस बात की पूरी संभावना है कि मामला इस बेंच के द्वारा लगातार सुनवाई करके इस मामले का पटाक्षेप इसी बेंच में संभव है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर लगातार 3 डेट या 4 डेट मैक्सिमम अगर सुन लिया जाए पूरे दिन, तो इस मामले को रिजर्व आराम से किया जा सकता है। इससे ज्यादा ना अधिवक्ता है और ना इससे ज्यादा मामला है कि डेली 8-8 घंटे की सुनवाई होगी तो 32 घंटों में जो है इस मामले का पटाक्षेप नहीं हो सकता है। एक सलाह सुझाव, चूंकि अब काफी साथी जुड़ चुके हैं और अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं, एक व्यक्तिगत रूप से सभी साथियों से सलाह है और सुझाव है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं की पेमेंट हर डेट पर जाती है। इस स्थिति में संसाधन का चूंकि 35 से 40 डेट करीब लग चुकी है इस मामले में, अब उन डेट्स पर हुआ नहीं हुआ या जहां तक आप मामला खींच लाए हैं, पिछला जो व्यय हुआ उससे आप नहीं भाग सकते थे। चूंकि आप लगातार उसी स्टे की बदौलत जो हमको 2024 में माननीय चंचूड़ साहब की बेंच में प्राप्त हुआ था, उसी स्टे की बदौलत लगातार नौकरी सबकी जारी है। इस वजह से उस व्यय को एक साथ में संचालित किया गया, वहन किया गया। अब उस व्यय से आगे बढ़कर के यह मामला अब इसी बेंच में चलेगा। तो जो भी लोग हैं, जो भी इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी भी टीम के साथ में जुड़ करके, सबसे आग्रह है थोड़ा सा जागरूक होकर के, अब जिस भी समूहों में आप जुड़े हैं, जागृत होकर के उन समूहों की अपडेट्स देखिए, अपडेट्स के हिसाब से अपना खुद का स्वविवेक इस्तेमाल करके आगे आइए और इस मामले का पटाक्षेप कराने का प्रयास करिए। एक और सुझाव और सलाह टीमों को है, कुछ ऐसे मैं भी मानता हूं, चूंकि हमारे पास भी संसाधन जो भी थे खर्च होने के बाद में पुनः सहयोग लिया गया, लेकिन विगत 4-5 डेट से हमने कोई सहयोग किसी व्यक्ति से इसलिए नहीं लिया था चूंकि कोई इंपॉर्टेंट डेट थी नहीं, एवार जा रहे थे, उनका सामान्य खर्चा था। जब तक सीनियर एडवोकेट नहीं जाता है, सिर्फ एवार का खर्चा होता है या जूनियर अधिवक्ता का खर्चा होता है, वो टीम के जो संचित निधि रहती है या भारित कोष कह सकते हैं, जो रिजर्व फंड रहता है, उसी में से दे दिया जाता है। लेकिन जब सीनियर एडवोकेट की ब्रीफिंग और जब सीनियर एडवोकेट की अपीयरेंस होती है तो उसका एक डेट, जैसे बैक टू बैक अगर 3 डेट की सुनवाई होती है तो बैक टू बैक तीनों डेट या मिनिमम एक पहली डेट पे अगर पिटिशनर सुनते हैं तो पहली डेट पर पिटिशनर के अधिवक्ता अपीयर होंगे, दूसरी डेट रिस्पोंडेंट सुना जाता है तो उस पर आपके एवार उपस्थित होंगे, तीसरी डेट पर कंक्लूजन के लिए आपको फिर सीनियर एडवोकेट के साथ जाना पड़ेगा।
अब इसके बाद टीम के लिए जो मेरी सलाह सुझाव है, जो कोई भी टीमें हैं, मैं नहीं कहता हूं जैसे हम अगर मान लीजिए 2100 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हम मतलब मैं राघवेंद्र जिस टीम से जुड़ा हुआ हूं वो टीम 2100 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन 2100 साथियों में से जो भी साथी, कभी 2100 साथी वापस पुनः किसी का भी सहयोग नहीं करते हैं, या आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, जो भी साथी सहयोग करते हैं उनकी बदौलत जो भी अधिवक्ता आपके माध्यम से अपीयर होता है वो आपकी बात रखता है। लेकिन यदि अभी भी साथी जागरूक नहीं होंगे तो लगातार 3 डेट पर कोई भी टीम इस मामले की सुनवाई नहीं करा सकेगी। 3 डेट पर लगातार सुनवाई करानी है तो सभी टीमों को एक साथ एकजुट और सामंजस्य बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। एक अनुरोध जो मैं व्यक्तिगत रूप से करना चाहता वो ये था, कुछ टीमों के पास मैं मानता हूं फंड नहीं है या कम है, जिन अधिवक्ताओं को वो अपीयर कराने की मंशा रखती हैं उन अधिवक्ताओं की धनराशि अधिक है, उनको वो अपीयर नहीं करा सकते। बहुत प्रयास किया गया, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ, एक खाता, ये सब अब नहीं हो सकता है। जो सीधी साफ बात है मैं जानता हूं और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। यदि आप एक नहीं हो सकते हैं और आपके पास वो फंड नहीं है कि जिस अधिवक्ता को आप लाना चाहते हैं आप उसे ला सकें, जितना फंड है उसके हिसाब से रणनीति बनाइए। उस फंड में जो अधिवक्ता आ सकता है उस अधिवक्ता को लेकर के अगली सुनवाई पर जाइए। ये जिद छोड़ दीजिए कि हम एवरेस्ट पर ही चढ़ेंगे, एवरेस्ट को ही झुका के लाएंगे, नंदा देवी पर्वत से काम नहीं चलाएंगे, नहीं। और यदि आपके पास एवरेस्ट है और जो टीम जैसे हम हैं, हम अब नए तरीके से वापस पुनः अपनी क्षमता का संवर्धन करेंगे और जो क्षमता संवर्धन के बाद जो हमारे पास कोष आएगा उसके बिहाफ पर यदि संभव होगा तो हो सकता है यदि आप अधिवक्ता ड्रॉप करते हैं और हमारे बस का होगा, क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी पर्देदारी नहीं है। जो फंड आता है वो समूह के बीच में सबके बीच रहता है, जो सहयोग नहीं करते हैं वो समूह में सबके सामने रहता है। तो बिना किसी पर्देदारी के उस आए हुए धनराशि की बदौलत जो भी अधिवक्ता हो सकेगा उस अधिवक्ता के साथ में कार्यरत शिक्षकों का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में मेरिट पर बहस के तौर पर रखा जाएगा। अब इस डेट के बाद से इस बात की संभावनाएं नगण्य हो गई हैं कि कोई भी 142 का इस्तेमाल करके समझौता होने की कोई संभावनाएं बचती हैं। एक चांस रहेगा जब बहस की शुरुआत होगी अगली डेट पर, जब कैटेगराइजेशन होने के बाद में, तो जो भी लोग बहस शुरू करेंगे वो ये बात रखते हुए शुरू कर सकते हैं कि 142 के इस्तेमाल पर हमारी ये राय थी, इससे इतर मेरिट पर हमारी ये राय होगी, तो उसके हिसाब से अधिवक्ता बहस करेंगे। उससे कोर्ट के सामने ये नजरिया जाएगा कि गवर्नमेंट के स्टेट के सबमिशन के साथ में ये लोग, ये पिटिशनर, ये व्यक्ति, ये समूह सहमत था, लेकिन इससे इतर मेरिट पर अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी आजीविका का संरक्षण करने के लिए यह व्यक्ति इस तरीके से अपनी बात अपने अधिवक्ता के माध्यम से रख रहा है। चूंकि हमारा अधिवक्ता ही हमारा प्रतिनिधि है, मैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कर सकता हूं। पार्टी करते हैं, इन पर्सन पार्टी करते हैं, लेकिन इतने बैच मैटर में नहीं करते हैं। छोटा मोटा मैटर रहता है तब व्यक्ति जो है जाकर के अपने मामले की बहस कर लेता है। इस वजह से हम लोग एक समूह के रूप में जुड़े, हमारे समूह के रूप में एओआर ने केस फाइल किया। एओआर के वकालतनामा पर सीनियर एडवोकेट अपीयर होकर के बहस करता है। मैं पुनः कहा, जिन टीमों के पास वो क्षमता नहीं है वो पुनः विचार करें। आप एडवोकेट को ड्रॉप अगर कर रहे हैं या ओपन कर दीजिए कि हम इस एडवोकेट को नहीं ला सकते हैं, जो टीमें लाना चाहें वो संपर्क करके ले आए। फिर एक बात और मैं कहूंगा, आपस में इस बात को भी विवाद का विषय मत बनाइएगा। एक डेट पर, मैं व्यक्तिगत अब ओपन ही तौर पे कह देता हूं, एक डेट पर मैंने एक अधिवक्ता के लिए प्रयास किया, मुझे ऐसी सूचना उसी टीम के एक खास व्यक्ति के द्वारा मिली कि हमारे पास फंड नहीं है, हम जो है गोपाल शंकर साहब को जो है नहीं अपीयर करा पाएंगे। हमने प्रयास किया, बाद में उस ग्रुप में यह कहा गया कि एक टीम के द्वारा प्रयास करके उनका रेट बढ़वा दिया गया। भाई सीनियर एडवोकेट का फीस मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। फ्रेश मैटर, फाइनल डिस्पोजल, आफ्टर नोटिस अलग अलग होता है, मैं भी मानता हूं। जुलाई में फीस रिवाइज हुई, मैं भी मानता हूं। मेरे द्वारा थोड़ी बढ़वा दिया जाएगा यार। इसलिए अगर आप ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं सारी टीमें लेकर के आए, बहुत सुंदर बात है। मेरा अधिवक्ता जाएगा तो भी सबकी बात रखेगा, आपका आएगा तो भी सबकी बात रखेगा। लेकिन यदि आप नहीं ला पा रहे हैं तो अब इस बात का बवंडर फैला करके समय व्यर्थ मत करिएगा कि एक हो जाओ, साथ आ जाओ। नहीं, आपकी क्षमता है आप लाइए, नहीं क्षमता है कहिए कि ठीक है हम इस एडवोकेट को ला रहे हैं, हम उनको नहीं ला रहे, हम इनको ला रहे हैं। जिनके पास संसाधन हो वो प्रयास करके इनको ले आए। इस बात का दबाव कदापि बनाने का प्रयास ना करिए
कि फलाने इनको लेके आए, धमाके इनको लेकर के आए, क्योंकि फलाने धमाके भैया अपनी रणनीति के हिसाब से गए हैं, वो अपनी रणनीति से ही चलेंगे। आप और हम अपनी जॉब बचाने गए हैं। अपनी कुवत, अपनी क्षमता, अपनी लाठी, अपनी बाजू, अपने बाहुबल पर भरोसा करिए, अपनी रणनीति पर भरोसा करिए, अपने एवार पर भरोसा करिए, अपने अधिवक्ता पर भरोसा करिए। कोई भी टीम दूसरे का रिपोर्ट कार्ड नहीं जारी करेगी आज के बाद, मैं भी नहीं जारी करूंगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ये ना बताए कि उन्होंने ये नहीं किया, सब ये बताएं हमने अपने हिस्से का, जैसे राम सेतु बन रहा था, सब पत्थर उठा रहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से गिलहरी हूं, मैं उस राम सेतु में थोड़ी बहुत रेत ले जाके डाल दूंगा, लेकिन राम सेतु बनेगा और बन करके कार्यरत शिक्षक लंका विजय करेगा और कार्यरत शिक्षक अपनी जॉब में, अपनी आजीविका में, इस पूरे मामले के पटाक्षेप तक, रिटायरमेंट की एज तक जॉब करेगा। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा प्रयास है और यही प्रयास अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध कराना है। इसके बाद उपरांत टीम आज से, इसी डेट से मेरिट के बिहाफ पर अपनी तैयारियां शुरू करेगी। जिन भी साथियों के सलाह सुझाव होंगे, सभी साथियों के, किसी भी टीम से आप जुड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, निसंकोच रूप से मेरा नंबर है 8004007496, 800 474 96। राघवेंद्र भाई का नंबर है 88 40 36 49 44। इन नंबरों पर आप अपने सलाह सुझाव, कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई तर्क का बिंदु, बहस का बिंदु भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टीम से जुड़े हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहयोग करते हो ना करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सलाह, आपके सुझाव, आपकी जो भी है, सबका स्वागत है। मैं पुनः कहूंगा, मैं पुनः निवेदन करूंगा, सभी टीमों से अपनी रणनीति को पुनर्विचार करें, वापस से इस बात के लिए एक तरीके से एक मंच पर आगे बढ़े। आइए मिलकर के इस मामले का पटाक्षेप करते हैं। दिल्ली बार बार आना जाना ये बहुत हेक्टिक काम है, बहुत सारे साथियों के मेडिकल खर्चा हो गए, सीएल खर्चा होगी, ये सब, ये समय, ये समस्याएं लौट कर नहीं आएंगी। इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, हम सब जीवन में अपने तमाम अन्य तरीकों से आगे बढ़ेंगे। जो हमारे प्रतीक्षारत साथी हैं वो भी ये प्रयास करें कि मामला 142 के आधार पर या उनके जो भी उनकी मांग है उनके आधार पर समझौते के बिहाफ पर अगर राजी हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, ना है, ना आगे होगी। लेकिन मेरिट पर बहस होगी तो मेरिट पर बहस होगी, फिर किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हम आपसे अपेक्षा रखेंगे, ना आप हमसे रखिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से बाकी सारी चीजें स्पष्ट रहेंगी और इस वीडियो के बाद में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं उठेगा। किसी भी टीम के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा यदि कोई विवाद बनता है या कहा जाता है तो मैं पुनः उस टीम के साथी, सहयोगी, अगुवाकार से आग्रह करूंगा। शिवेंद्र प्रताप सिंह का नंबर है 800 474 96। आप व्यक्तिगत फोन कर लेना दोस्त। समूहों में अच्छा नहीं लगता है कि आप भड़काएं मेरे खिलाफ, मैं भड़काऊं आपके खिलाफ, कोई भड़काए हम दोनों के खिलाफ, यह सब उचित नहीं लगता है। अब इसका समय नहीं रहा, ना ये उचित होगा। चूंकि कल माननीय भारत सरकार के द्वारा कुछ एक जिम्मेदारी मुझे दी गई थी व्यक्तिगत रूप से, उसका निर्वहन भी करना है, तो मेरी व्यस्तता कल रहेगी। कल के बाद से मैं पुनः इस मामले के लिए उपलब्ध रहूंगा और पुनः आप सबसे मिलूंगा, संवाद करूंगा और इस संवाद के माध्यम से एक बार अपनी पुनः टीम अपनी क्षमता संवर्धन करेगी, आप सबसे सलाह, सहयोग, सुझाव लेगी और उसके उपरांत में 8 तारीख की सुनवाई के लिए पूरी दमदारी से तैयारी करेगी। विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब इस मामले का पटाक्षेप सकारात्मक और हमारे पक्ष में होगा। धन्यवाद।